कहानी की शुरुआत में हमें डकोटा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो फिलहाल अपने घर पर थी। वो किसी से कॉल पर बात कर रही होती है। तब उसे मालूम चलता है कि बहुत जल्द आंधी तूफान आने वाला है, जिसकी वजह से जितने भी स्टोर वगैरह हैं उन सबको बंद किया जा रहा है। सामने वाला उसे कहता है कि तुम भी जाकर के राशन पानी भर लो। इसके बाद जब डकोटा सामान लेने के लिए जाने लगती है, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसके पड़ोसी से होती है, जो उससे कहता है कि अंदर जाओ, इस जगह को खाली करने का ऑर्डर आया है। हमें इस जगह को जल्द से जल्द खाली करना होगा। सुनने में आया है कि तूफान और बहाव की वजह से ये जगह डूबने वाली है। डकोटा को पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी वो इस बात को सीरियस नहीं लेती है, क्योंकि वो इस घर को छोड़ के कहीं जाना ही नहीं चाहती थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो अपने दोनों भाइयों के साथ तालाब में एंजॉय कर रही थी। बड़े भाई का नाम था रॉन और छोटे भाई का नाम था विल। तभी अचानक से इनके पिता यहाँ पर इन्हें बुलाने के लिए आ जाते हैं। उनका नाम था विलियम, और यहाँ पर ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि वो इनका सगा बाप नहीं है। हर वक्त वो इन बच्चों को डांट फटकार लगाते रहता है, क्योंकि इन सारे बच्चों को उसने गोद लिया है। हर वक्त वो इन बच्चों को देख के उन पर गुस्सा करते रहता है। कभी भी वो इनसे अच्छे से बर्ताव नहीं करता। ऐसा क्यों है वो आपको कहानी में आगे पता चल जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लीसा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। कार को ड्राइव करते वक्त वो अपनी माँ से कॉल पर बात कर रही होती है। कॉल पर बात करने के दौरान हमें मालूम चलता है कि लीसा प्रेग्नेंट है और बच्चा बहुत जल्द कभी भी आ सकता है। दिक्कत वाली बात ये थी कि उसका जो पति था वो उसे छोड़ के चला गया है। लीसा अपने काम को खत्म करके वापस घर की तरफ जा रही होती है। तब उसकी माँ उसे बताती है कि आखिर तुम घर कैसे जाओगी, आंधी तूफान की वजह से ब्रिज को बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि वो रास्ते में ढेर सारे लोगों को देखती है जो अपना बोरिया बिस्तर पैक करके यहाँ से निकल रहे होते हैं। लीसा को एहसास हो जाता है कि इमरजेंसी सिचुएशन है, इसीलिए ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों लीसा इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेती है। वो भी यही सोचती है कि छोटा मोटा आंधी तूफान होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एडवर्ड नाम की एक मरीन बायोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है। समुंदर की तरफ तूफान तेजी से बन रहा था। इन्हें पहले से ही इस बात का एहसास हो गया था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन जब रिपोर्ट आती है तब वो कंफर्म हो जाता है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। समुंदर की तरफ तूफान तेजी से बन रहा था। इन्हें पहले से ही इस बात का एहसास हो गया था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन जब रिपोर्ट आती है तब वो कंफर्म हो जाता है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और इस तूफान से बाढ़ का भी संभावना हो सकता है। ये जानकारी मिलने के बाद वो अपनी भतीजी डकोटा के पास कॉल करता है। वो उसे बताता है कि अगर तेज तूफान आया तो बाढ़ की वजह से शहर डूब सकता है। तुम्हें उस जगह को खाली करके वहां से निकलना होगा। लेकिन असल बात ये थी कि डकोटा की माँ की आखिरी यादें इसी घर से जुड़ी हुई थी। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहती है। बस यही एक घर है जो उसकी माँ का होने का एहसास दिलाता है। जिस पर एडवर्ड कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। इसके बाद हमें फिर से विलियम को दिखाया जाता है, जो अपने सारे सौतीले बच्चों को लेकर के घर पर आता है। आंधी तूफान का संभावना हो रहा था, लेकिन विलियम कहता है कि ये सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ हवा उड़ा रहे हैं। इसके बाद विलियम अपनी पत्नी के साथ बेसमेंट में चला जाता है, जहां ये दोनों ड्रिंक करके एंजॉय करने लगते हैं। विलियम की पत्नी उससे कहती है कि लिफाफा आ चुका है। उसी समय यहाँ पर अचानक से डी आ जाती है। उसको देखने के बाद विलियम की पत्नी लिफाफे को छुपा लेती है। दरअसल डी को भूख लगी हुई थी, इसीलिए विलियम की पत्नी उसे ब्रेड का पैकेट थमा देती है, जबकि फ्रिज में अच्छा खाना रखा हुआ था, लेकिन उसे वो बच्चों को नहीं देती है। अक्सर वो बच्चों को सिर्फ सूखा ब्रेड ही खिलाती है। विलियम कहता है कि बेसमेंट में आना सख्त मना है, दोबारा यहाँ पर बिल्कुल मत आना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एडवर्ड को दिखाया जाता है। उसके पास एक रिपोर्टर आता है तूफान का रिपोर्ट लेने के लिए। एडवर्ड कहता है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी वो रिपोर्टर टीवी पर बढ़ा चढ़ा करके न्यूज को दिखा रहा होता है, जैसे कि तेज तूफान और बाढ़ आ सकता है, और अगर बाढ़ आया तो सार्क का हमला हो सकता है।
कुछ समय के बाद तेज तूफान शुरू हो जाता है। तेज तूफान ने घर को एकदम से उजाड़ देते हैं। पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि बांध टूट जाता है। बांध टूटने की वजह से समुद्र का पानी शहर की तरफ जाने लगता है। लीसा घर की तरफ जा रही होती है, तभी रास्ते में एक ट्रक वाला उसे रोक देता है। क्योंकि रोड पर एक पेड़ गिर गया था और वो कार को पार नहीं कर सकती थी, इसीलिए ट्रक वाला उसे कहता है कि हमें यहाँ से वापस लौटना होगा। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब समुंदर का पानी शहर की तरफ आने लगता है। पानी को आता देख ट्रक वाला लीसा को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। सामने पेड़ गिरा हुआ था, फिर भी लीसा कार को काफी स्पीड से आगे बढ़ाती है। उसकी कार पेड़ में फंस जाती है। ड्राइवर जल्दी से ट्रक को बाहर निकालना चाहता था ताकि वो पानी के बहाव में ना आए, लेकिन वो ट्रक को निकाल पाता उससे पहले ही वो पानी की चपेट में आ जाता है और इसी के साथ लीसा भी पानी के बहाव में आ जाती है। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसकी कार पानी में तैरने लगती है। उसकी कार जाकर के सामने एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसकी वजह से लीसा पेड़ के बीच में फंस चुकी थी और अब वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती थी। पानी के बहाव की वजह से ट्रक का टैंक जाकर के एक मूर्ति से टकरा जाता है। ट्रक के टैंक में ढेर सारा मीट का सामान रखा हुआ था, यानी कि उसमें ब्लड भी था, जो कि हर जगह पानी में फैल जाता है, जिसका साफ मतलब था कि अब शार्क आ सकती हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि डकोटा के घर की खिड़कियों को तोड़ते हुए पानी अंदर आ जाता है। इसके बाद वो धीरे धीरे विलियम के घर तक पहुंच जाता है। विलियम एकदम निश्चिंत होकर बैठा हुआ था, क्योंकि उसे लगा कि उसका कांच वाटरप्रूफ है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसे शायद गलतफहमी हो रही थी। कांच को तोड़ते हुए पानी घर के अंदर आ जाता है और हर तरफ फैल जाता है। पानी के बहाव को देखकर कि रॉन समझ चुका था कि बाढ़ आ सकती है, इसलिए वो विलियम से कहता है कि कार में लाइफ जैकेट रखा हुआ है। अगर बाई चांस बाढ़ आ भी गया तो उसकी मदद से हम बच सकते हैं। इसके बाद हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो नाव पर थे। वो ट्रक में से ड्राइवर को निकालने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें लीसा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए एक आदमी जल्दी से भाग करके लीसा के पास जाता है। वो लीसा से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लीसा उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे छोड़ के मत जाना। इसके बाद वो आदमी अपने दोस्त से कटर मशीन लाने के लिए बोलता है। जब वो कटर मशीन को लेकर के आ रहा होता है, तभी पानी में अचानक से उस पर हमला होता है। पता नहीं वो क्या था, लेकिन वो उस आदमी को पानी में खींच लेती है। उसका दोस्त उसे आवाज लगाता है, उसे पानी में ढूंढता भी है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। कुछ समय के बाद अचानक से उसका दोस्त ऊपर आता है, जहां हम देखते हैं कि उसका एक हाथ कटा हुआ था। वो भाग करके अपने दोस्त के पास जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से उस पर एक शार्क हमला कर देती है और उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर चली जाती है। डकोटा खिड़की के पास खड़ी होकर के ये सब कुछ देख रही होती है। वो चिल्ला करके इन्हें बताती है कि वहां पर शार्क है। ये सुनकर के लीसा भी घबरा जाती है। कुछ समय के बाद जब ट्रक ड्राइवर को होश आता है, तब वो गेट को तोड़ करके जैसे ही बाहर निकलता है, तभी उस पर एक शार्क हमला कर देती है। वो शार्क उसे तुरंत पानी में खींच ले जाती है। शार्क को देखने के बाद आदमी पूरी तरह से घबरा जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से उस पर एक शार्क हमला कर देती है। वो लीसा के सामने उसके शरीर को तोड़ करके उसे खत्म कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एडवर्ड को दिखाया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक उसे मालूम चलता है कि बांध टूट चुका है और शहर में पानी हर तरफ फैल रहा है, जिसका साफ मतलब ये था कि उसकी भतीजी मुसीबत में है। वो अपनी भतीजी को बचाने के लिए जाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं था। इसीलिए वो उन रिपोर्टर्स को बुलाता है। रिपोर्टर वहां जाने के लिए तैयार इसलिए हो गए थे क्योंकि उन्हें वहां पर रिपोर्टिंग करनी थी। उनका रिपोर्टिंग का काम पूरा हो जाता है और एडवर्ड घर पर पहुंच के अपनी भतीजी को बचा लेता। इसके बाद हमें विलियम को दिखाया जाता है। वो और उसकी पत्नी कार के पास जाती हैं। इन्होंने सोचा कि लाइफ जैकेट को लेकर के यहाँ से धीरे से निकल लेंगी, लेकिन तभी अचानक से एक बेबी शार्क विलियम पर हमला कर देती है। उस बेबी शार्क की मां आकर के विलियम की पत्नी पर हमला कर देती है। देखते ही देखते पति पत्नी मारी जाती हैं और बच्चे फिर से अनाथ हो जाते हैं। इसके बाद हमें लीसा को दिखाया जाता है, जो कार के अंदर बहुत ही बुरी तरह से फंसी हुई थी। डकोटा उसके सामने खिड़की पर खड़ी थी और वो उसे बार बार हेल्प मांग रही थी। डकोटा बहुत डरी हुई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पानी में उतर करके उस औरत को बचाने के लिए जाए। लेकिन जब लीसा उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो इस बच्चे को सही सलामत दुनिया में लाना चाहती है, तब डकोटा का दिल पिघल जाता है, क्योंकि उसने भी अपनी माँ को खो दिया है। वो तो अनाथ है, लेकिन वो नहीं चाहती है कि कोई और बच्चा अनाथ हो।
इसीलिए वो लीसा को बचाने का फैसला करती है। नीचे जाकर के वो एक चाकू लेती है और लीसा के पास जाने लगती है। लीसा के पास पहुंचने के बाद वो चाकू से छोटी छोटी लकड़ियों को काट देती है। लकड़ियों को काटने के बाद जब लीसा फ्री हो जाती है तब वो उसी कार से बाहर निकालती है और फिर ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। विलियम और उसकी पत्नी के मर जाने के बाद अब बच्ची घर के अंदर फंसी हुई थी। अगर ये पानी में उतरेंगी तो इन पर भी सार्क का हमला हो सकता है, क्योंकि हर तरफ सार्क घूम रही होती हैं। डी जल्दी से जाकर के दरवाजा बंद करना चाहती थी ताकि कोई सार्क घर के अंदर ना आ सके। दरवाजा बंद करती उससे पहले ही सार्क दरवाजे पर आकर के नॉक नॉक करती है। जिस बात का इन्हें डर था वही हुआ। डी खुद को संभाल नहीं पा रही होती है क्योंकि उसका हाथ और पैर फैला हुआ था। शुक्र था कि उसका भाई मौके पर आकर के उसे पकड़ लेता है। भाई बहन एक साथ बैठ के आगे की प्लानिंग करने लगती हैं। रॉन कहता है कि अगर हमें इन सार्क को चकमा देना है तो पानी में मीट फेंकना होगा। चकमा देकर के हम कार तक पहुंच सकती हैं और कार में बैठ करके हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। तभी डी बताती है कि उसने बेसमेंट के फ्रिज में मीट रखा हुआ देखा है। अगर ये लोग बेसमेंट में पहुंच जाएं तो इन्हें मीट मिल सकता है। लेकिन दिक्कत वाली बात ये थी कि घर के अंदर एक सार्क खुलेआम घूम रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़ा सा पेड़ जाकर के डकोटा के घर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से नीचे का हिस्सा टूट जाता है। लेकिन इस बारे में डकोटा को नहीं पता चलता। लीसा उसे कहती है कि हमें यहाँ से निकलने की प्लानिंग करनी होगी, नहीं तो ये जगह बहुत जल्द डूब जाएगी और हम सब मारे जाएंगे। लीसा कहती है कि हमें कोई संकेत देना होगा ताकि रेस्क्यू टीम को पता चल सके कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। उसी समय लीसा की पीठ में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। डकोटा पर्दों को निकालने के बाद उसे लेकर के अपने घर के ऊपर चली जाती है, जहां पर वो एक बड़ा सा हेल्प का साइन बना देती है। इनका इरादा ये था कि अगर बाई चांस रेस्क्यू वाले हेलीकॉप्टर से इनके घर के ऊपर से गुजरेंगी तो इस साइन को देखेंगे। लीसा की पीठ का दर्द कम नहीं हो रहा था। उसे एहसास हो गया था कि किसी भी वक्त बच्चा आ सकता है। वो डकोटा को चेक करके देखने के लिए बोलती है कि आखिर ओपनिंग कितनी खुली है, बच्चा बाहर आ रहा है या नहीं। जब वो देखती है तब उसे मालूम चलता है कि ओपनिंग खुली हुई है और बच्ची का सर दिख रहा है, जिसका साफ मतलब था कि बच्चा किसी भी वक्त आ सकता है। इसीलिए इन्हें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि इस जगह पर डिलीवरी कर पाना थोड़ा मुश्किल था। इसके बाद हमें मालूम चलता है कि एडवर्ड रिपोर्टर के साथ में शहर की बॉर्डर पर पहुंच चुका है। हर तरफ पानी भरा हुआ था, इसलिए ये लोग गाड़ी से आगे नहीं जा सकते थे। अभी भी यहाँ से इन्हें लगभग 100 मील दूर ही तय करना था। ये लोग बोट का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हम रॉन को देखते हैं, जो बेसमेंट के अंदर जाकर के मीट को लाने का प्लानिंग कर रहा था। लेकिन ये करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि घर के अंदर सार्क घूम रही थी। तभी अचानक से यहाँ पर विलियम आ जाता है, जिसको देख करके बच्ची डर जाती है। विलियम मरा नहीं था, बल्कि वो पानी के अंदर ही था। सार्क ने उसे मारा नहीं था, बल्कि उसे छोड़ दिया था। वो रॉन से कहता है कि जाओ और मेरे लिए हेल्प लेकर आओ, मैं जख्मी हूँ इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता। तभी रॉन कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, हर तरफ पानी भरा हुआ है, पानी में सार्क घूम रही हैं। लेकिन फिर भी विलियम उसकी बात नहीं मानता है। तभी इन्हें वो लिफाफा मिल जाता है, जिसे विलियम की पत्नी छुपा रही होती है। लिफाफे को देखने के बाद इन बच्चों को मालूम चलता है कि यूनाइटेड स्टेट $5 हर महीने इन्हें देती है, ताकि ये लोग बच्चों की अच्छे से देखभाल कर सके। लेकिन ये लोग बच्चों को तो सिर्फ रूखा सूखा ब्रेड ही खिला रहे थे। तो हम यहीं पे इस पार्ट को खत्म करते हैं। अगर इस वीडियो पे 2 की व्यूज आए तो हम नेक्स्ट पार्ट अपलोड जरूर करेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।